येलोइश इन कलर। कलर क्या है? येलो ब्राउन इन कलर है। और इसका वेट क्या होता है? 25 ग्राम होता है। समझ में आया? लार्जेस्ट है तीनों सेरेब्री ग्लैंड्स में, सबसे बड़ी ग्लैंड है सेरस टाइपो ग्लैंड है। थिक वाटरी सिक्रीशन होता है। इट इज अ लोबुलेटेड ग्लैंड। इट्स कलर इज येलो ब्राउन इन कलर और वेट क्या है? 25 ग्राम है। और सिचुएटेड कहाँ है? इसका नाम ही है पैराटिड, पैरा एंड ऑटिड, मतलब इन एंड अराउंड द ईयर। तो इट ईयर, तो आपको इस इमेज में भी दिख रहा होगा, इट इज सिचुएटेड, दिस इज द पैराटिड ग्लैंड व्हिच इज सिचुएटेड जस्ट इन फ्रंट एंड बिलो द ईयर। So this is the parotid gland. Now the location of the parotid gland. General में आपको क्या बताया मैंने? It is present in front and below the ear. So this parotid gland is a soft gland. बहुत soft है, lobulated है। तो जो इसकी boundary बनती है, that is formed from various bones, and these bones are covered by numerous muscles to provide a soft bed for the parotid gland, which and this जो इसका बेड है that is called parotid bed या retromandibular fossa भी कहते हैं। Why it is called retromandibular fossa? आपको सबको पता है, this is the mandible। mandible का ये क्या है? posterior ramus of mandible, और ये ear है, इन दोनों के बीच में यहाँ है। So as this gland is situated behind the mandible, behind the posterior border of ramus of mandible, and hence this fossa जिसमें parotid gland lodge करती है, इसको हम क्या बोलते हैं? The parotid bed और the retromandibular fossa। समझ में आया सबको? parotid gland का सिचुएशन यहाँ है, ईयर के आगे और नीचे। और दिस इज योर मैंडिबल। मैंडिबल का दोनों ramus है, ramus का दिस इज द posterior border। So this parotid gland is situated just behind the posterior border of ramus of mandible। क्योंकि ये ramus of mandible के पीछे है, तो इसको क्या बोला गया है? इस fossa को जिसमें parotid gland lodge करता है, retromandibular fossa, behind the mandible। और the pyramidal fossa, क्योंकि ये पिरामिड शेप का है। Itself parotid gland is a pyramid shaped structure, so that's why this retromandibular fossa is also known as pyramidal fossa। और क्योंकि इसमें parotid lie करता है, so that's why it is also known as parotid bed। So now we can see the boundaries of this parotid bed or the retromandibular fossa। So anteriorly this is the ramus of mandible, ये lateral view दिखाया गया आपको। This is the ramus of mandible। Anteriorly it is bounded by the posterior border of ramus of mandible। लेटरल व्यू है, नॉर्मल लेटरालिस देखा है ना जनरली आपने, पूरा तो पढ़ा नहीं है बट एटलीस्ट देखा है ना। तो एंटीरियरली इट इज बाउंडेड बाय द posterior border of ramus of mandible। पोस्टीरियरली इट इज बाउंडेड बाय द, यहाँ पे एक प्रोसेस पढ़ा होगा, मैस्टॉइड प्रोसेस, है ना। ईयर के जस्ट पीछे आपको एक प्रोमिनेंट सा प्रोसेस मिलेगा, दैट इज द मैस्टॉइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन। So on the posterior aspect, this retromandibular fossa or the parotid fossa, this lies, it is bounded by the mastoid process। So anteriorly it is bounded by the posterior border of ramus of mandible, posteriorly it is bounded by the, this is the mastoid process। Above it is bounded by, what happened? Above it is bounded by ईयर की जो ओपनिंग है, दैट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल अकॉस्टिक मियाटस। और यहाँ पे ramus of mandible टेम्पोरल बोन के साथ फ्यूज करके टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट बनेगा। तो above this fossa in which the parotid gland lodge, it is bounded by the behind by the external acoustic meatus and in front by the posterior part of temporomandibular joint। below ये fossa open है, ठीक है। लेटरली कोई बोनिंग स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि पैरोटिड ग्लैंड कहाँ है? सुपरफिशियली प्रेजेंट है। और मीडियल साइड में अंदर की तरफ आपने सबने देखा होगा, एक टेम्पोरल बोन से नीचे प्रोजेक्शन आ रहा है, जिसको हम स्टेलॉइड प्रोसेस कह रहे हैं। तो ऑन द मीडियल साइड दिस फोसा इट इज बाउंडेड बाय द स्टेलॉइड प्रोसेस। समझ में आया? आगे में क्या हुआ? पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ ramus ऑफ मैंडिबल। पीछे क्या हुआ? मैस्टॉइड प्रोसेस। यहाँ तो सुपरफिशियल है, यहाँ भी ओपन है। ऊपर में क्या हुआ? एक्सटर्नल अकॉस्टिक मियाटस की ओपनिंग और आगे में TMJ जॉइंट, ठीक है। सुपरफिशियल है तो इधर तो कोई चीज नहीं होगी, अंदर में क्या है? स्टेलॉइड प्रोसेस। आज मैंने अभी कहा कि पैरोटिड ग्लैंड इज वेरी सॉफ्ट, तो ये जितनी भी बाउंड्रीज है ना, ये सब मसल से कवर्ड है टू प्रोवाइड अ सॉफ्ट बेड फॉर द पैरोटिड ग्लैंड। तो सबसे पहले ramus ऑफ मैंडिबल जब पढ़ोगे तो इस पे दो मसल का अटैचमेंट है। बाहर की तरफ यहाँ पे कौन सी मसल है? फेस में पढ़ा, मैसेटर। और अंदर में कौन सी मसल
प्रेजेंट है मीडियल टेरागोइड मसल। तो आपको इमेज में यही दिख रहा है, दिस इज द रैमस ऑफ मैंडिबल। इसके आउटर एस्पेक्ट पे ये मैसेटर मसल दिख रही है और जो इनर एस्पेक्ट पे मसल होगी दैट इज द मीडियल टेरागोइड। So anteriorly it is bounded by the posterior border of ramus of mandible along with two muscles on the lateral side, masseter on the medial side, medial pterygoid. वैसे ही similarly posteriorly क्या था, mastoid process था। mastoid process पे भी दो मसल का अटैचमेंट होता है पीछे की तरफ, sternocleidomastoid, सबने थॉरेक्स में पढ़ा sternocleidomastoid, sternum clavicle पे, वो मसल जाके कहाँ इंसर्ट होती है, mastoid process पे। तो दिस sternocleidomastoid muscle on the lateral aspect और medially एक मसल होती है जिसको कहते हैं posterior belly of digastric. Digastric has two belly, one belly attached over the mastoid process. So on the mastoid process there are two muscles, one is sternocleidomastoid and the another muscle is posterior belly of digastric. So these bony landmarks जो इसकी बाउंड्री बना रही है ये सब मसल से कवर्ड है to provide a soft bed for the parotid gland. वैसे ही मीडियली क्या था, स्टेलॉइड प्रोसेस था। तो दिस स्टेलॉइड प्रोसेस इट गिव अटैचमेंट टू थ्री मसल, द नेम ऑफ द मसल आर मीडियल की तरफ, इस स्टेलॉइड प्रोसेस ऐसे प्रोजेक्टेड है, मीडियली फैरिंग्स पे मसल जाती है जिसको स्टाइलोफेरेंजिस कहते हैं, एंटीरियरली मसल जाती है टंग में जिसको स्टाइलोग्लॉसस कहते हैं, और एक मसल जाती है हॉइड बोन के पास जिसको स्टाइलोहॉइड मसल कहते हैं। तो दीज थ्री मसल्स आर अटैच्ड ओवर व्हाट, over the styloid process. So what are the name of these muscles? Styloglossus, styloid से tongue तक, stylopharyngeus, styloid से pharynx तक, stylohyoid, styloid process से hyoid bone तक। ठीक है, तो ये क्या करती है, anteriorly मसल है, posteriorly मसल है बोन के साथ और medially मसल है। तो ये क्या प्रोवाइड की, एक सॉफ्ट बेड प्रोवाइड की फॉर द पैरोटिड ग्लैंड एंड हेंस ये इसकी बाउंड्री बनाई रेट्रोमैंडिबुलर फोसा जिसमें पैरोटिड ग्लैंड लाई करता है और द पैरोटिड बेड। आई होप कि सबको समझ में आ गया कि कैसे बाउंड्री बनी पैरोटिड बेड की। अब एज पैरोटिड ग्लैंड इज वेरी सॉफ्ट तो ये सिर्फ इसी फोसा में लॉज नहीं है, इसके एक्सटेंशन चारों तरफ है, ठीक है ना। जिससे को सिर्फ जो ये छोटा सा फोसा है इस फोसा में ना लाई करके आप देखो, अगर ये आउटर बाउंड्री आउटलाइन देखोगे पैरोटिड ग्लैंड का तो ये हर जगह प्रोजेक्टेड है, इंटीरियरली भी एक्सटेंड कर रहा है, पोस्टीरियरली, अबव, बिलो, मीडियली, everywhere it is extending as it is very soft gland। ठीक है, तो एंटीरियर एक्सटेंड करेगा तो कहाँ आ जाएगा, मैसेटर के ऊपर आएगा, पोस्टीरियरली एक्सटेंड करेगा तो कहाँ जाएगा, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड को ऊपर ओवरलाई करेगा, ऊपर जाएगा तो एक्सटर्नल अकॉस्टिक मिएटस के भी अबव चला जाएगा। ठीक है, नीचे कोई बाउंड्री नहीं थी बोनी, बट नीचे जाएगा तो ये क्या करता है, पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक जो है उसको ओवरलाई करता है। और यहाँ पे आप जब देखोगे पढ़ोगे, नेक कभी पढ़ाई नहीं हुआ आपको, नेक में पढ़ाओगे तो देखो ये स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड है, ये पूरे नेक को दो ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है, एंटीरियर ट्रायंगल एंड पोस्टीरियर ट्रायंगल। इस एंटीरियर ट्रायंगल की भी फर्दर बहुत सारी ट्रायंगल है, डाइगेस्टिक ट्रायंगल, कैरोटिड ट्रायंगल। तो फाइनली जो इसका लोअर पोल है पैरोटिड ग्लैंड का, ये एक्सटेंड करता है कैरोटिड ट्रायंगल में। ठीक है, कहाँ एक्सटेंड करता है, बाय ओवरलैपिंग द पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्टिक, ये फाइनली कहाँ जाता है, कैरोटिड ट्रायंगल में प्रोड्यूस करता है। तो आगे में मैसेटर के ऊपर ओवरलाई किया, पीछे कहाँ लाई, किसको ओवरलाई किया, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड को, नीचे पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक को, और उसके थ्रू कहाँ आ गया, कैरोटिड ट्रायंगल में, ऊपर एक्सटर्नल अकॉस्टिक मिएटस के ऊपर चला गया। ठीक है ना, तो इट एक्सटेंड अबव द एक्सटर्नल अकॉस्टिक मिएटस। और अगर मीडियली जाएगा तो मीडियली क्या स्ट्रक्चर था, स्टेलॉइड प्रोसेस, और स्टेलॉइड प्रोसेस के भी अंदर जाओगे तो मिड लाइन में क्या होगा, फैरिंक्स होगा, तो वो कहाँ तक चला जाता है, लेटर वॉल ऑफ द फैरिंक्स तक चला जाता है। तो दीज आर ऑल द एक्सटेंशंस ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड। अब मैंने क्या बताया कि आगे एक्सटेंड करके कहाँ जा रहा है, मैसेटर के ऊपर जा रहा है, ओवरलाई कर रहा है किसको, मैसेटर को। तो द एंटीरियर एक्सटेंशन ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड इट गेट डिटैच्ड फ्रॉम द मेन ग्लैंड एंड फॉर्म एन एक्सेसरी ग्लैंड। जो एंटीरियर एक्सटेंशन था पैरोटिड ग्लैंड का जो कि मैसेटर को ओवरलाई कर रहा था, वो मेन ग्लैंड से सेपरेट होकर के एक अलग से ग्लैंड बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेसरी पैरोटिड ग्लैंड। एंड दिस एक्सेसरी पैरोटिड ग्लैंड इज इन बिटवीन द जो पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट है, पैरोटिड डक्ट, और जो ऊपर ये कौन सा प्रोसेस है, यहाँ पे पढ़ा होगा, zygomatic arch। So this accessory parotid gland it lies in between the zygomatic arch above and the parotid duct below। अब देखो ये क्या था आपका, दिस इज द होल ग्लैंड। ग्लैंड कहाँ एंटीरियरली एक्सटेंड कर रहा था, ओवर द मैसेटर। तो
एंटीरियर पार्ट जो मैसेटर पे एक्सटेंड करेगा वो कभी कभी मेन ग्लैंड से सेपरेट हो जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, accessory parotid gland. और this accessory parotid gland it lies in between the, this is the zygomatic arch and this is the parotid duct. इन दोनों के बीच में लाई करता है और इस डक्ट से, है ना, इस ग्लैंड से न्यूमरस डक्ट निकलते हैं जो कि फाइनली कहाँ ओपन करेंगे, जो मेन पैरेटिड डक्ट है उसी में ओपन करेंगे. तो एक्सेसरी पैरेटिड ग्लैंड क्या है, इट इज द एंटीरियर detached part of anterior extension of the parotid gland over the masseter in between the zygomatic arch above and the parotid duct below. Now the capsule of the parotid gland. Okay, last row, stand up. खड़े हो जाओ सब. I said stand up, last row. देखो फालतू का टाइम वेस्ट मत करो, खड़े हो जाओ. खड़े हो जाओ और इधर आके के खड़े हो, कर लो बातें आके यहाँ. 3 of you come this side and 3 of you come this side. This parotid gland, it is invested or surrounded by a capsule. thyroid gland में याद है कैप्सूल पढ़ा था, अच्छा अभी आपको हुआ ही नहीं होगा, सॉरी. ठीक है, ये क्या होता है, एक कैप्सूल में कवर्ड होता है. तो दो तरह के कैप्सूल होते हैं, वन इज कॉल्ड ट्रू कैप्सूल एंड वन इज कॉल्ड फॉल्स कैप्सूल. जो फाइब्रस कंडेंसेशन ऑफ द स्ट्रोमा ऑफ द ग्लैंड से बनता है उसको हम ट्रू कैप्सूल कहते हैं और वो ग्लैंड के रिलेशन में होगा. ठीक है, इधर आ जाओ फ्रंट में, वहां मत खड़े हो, आगे आओ. ठीक है, तो ग्लैंड किस चीज से इन्वेस्टेड है, दो लेयर से, एक है ट्रू कैप्सूल, वन इज कॉल्ड फॉल्स कैप्सूल. ट्रू कैप्सूल किस चीज से बनी, जो फाइब्रस स्ट्रोमा है ग्लैंड का इटसेल्फ वो कंडेंस होकर के क्या बना दिया, ट्रू कैप्सूल. तो दिस इज द ग्लैंड. इसी का जो बाहर का फाइब्रस स्ट्रोमा है वही कंडेंस होकर के ग्लैंड का कवरिंग बना देगा, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रू कैप्सूल. जो बाहर में कैप्सूल दिख रही है ग्रीन कलर की, दैट इज कॉल्ड दी फॉल्स कैप्सूल ऑफ द पैरेटिड ग्लैंड. अच्छा, अभी नेक आपको पढ़ाई नहीं हुआ, जब नेक पढ़ोगे तो नेक में एक फेशिया होती है जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया. सर्वाइकल क्योंकि नेक में प्रेजेंट है और इसका नाम क्या है, इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया. दिस फॉल्स फेशिया, जो फॉल्स कैप्सूल है पैरेटिड ग्लैंड का, वो कहाँ से अराइज करता है, फ्रॉम दिस फेशिया दैट इज इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया ऑफ नेक. ये फेशिया जब नेक को ऐसे कवर करता है, व्हेन इट कम्स इन बिटवीन द एंगल ऑफ मैंडिबल एंड द मेस्टोइड प्रोसेस, यहाँ पे क्या है, पैरेटिड ग्लैंड है. तो जैसे ही इन दोनों के बीच में ये फेशिया आएगी, इट स्प्लिट करके क्या करेगी, ग्लैंड को अपने अंदर एनक्लोज कर देगी. तो व्हेन इट स्प्लिट, इट इज डिवाइडेड इनटू टू लमाइना, दो लेयर में डिवाइड हो जाएगा. एक ग्लैंड के ऊपर से रन करेगा और एक ग्लैंड के नीचे से रन करेगा. तो द पार्ट which is superficial to the gland is called the superficial lamina of parotid fascia, और जो डीप में है उसको क्या बोलोगे, deep lamina of parotid fascia, and both are arising from the investing layer of deep cervical fascia which lines the neck and at the junction between the angle of mandible and the mastoid process. ये यहाँ पे आकर बाइफरकेट हो गई, स्प्लिट हो गई, ग्लैंड को इनक्लोज की, एक आगे चला गया एक पीछे चला गया. तो सुपरफिशियल लामाइना है, दैट इज थिक होगा, स्ट्रॉन्ग होगा और क्या होता है, एडहेरेंट टू द ग्लैंड होता है. क्या होता है, एडहेरेंट टू द ग्लैंड होता है. वेयर जो पीछे वाली लामाइना है वो थिन होती है. क्या होती है, थिन होती है. आगे वाली थिक है, स्ट्रॉन्ग है और फर्मली एडहेरेंट टू द ग्लैंड है, मतलब ग्लैंड से आप उसको हटा नहीं सकते हो. दैट्स व्हाई, और यही रीजन है कि जो भी यहाँ पे पैरेटिड का इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन ऑफ पैरेटिड इज नोन एज मम्स. मम्स का जो पेन होता है, इट्स वेरी पेनफुल because due to unyielding nature of the false capsule or the superficial lamina of the parotid sheath. तो उसके ऊपर वाली लामाइना है वो बहुत थिक है, अनयील्डिंग है, आप हटा नहीं सकते, उससे एडहेयर होती है. दैट्स वाई जब भी पस एक्यूमुलेट होगा, इन्फेक्शन होगा, तो जो पेन प्रोड्यूस होगा वो बहुत ज्यादा सीवियर पेन होगा. ठीक है, तो इट इज ड्यू टू द नेचर ऑफ द सुपरफिशियल लामाइना ऑफ द पैरेटिड फेशिया बिकॉज इट इज थिक, स्ट्रॉन्ग एंड अनयील्डिंग, टोटली एडहेरेंट टू द ग्लैंड. ठीक है, अब ये इसको ऐसे कवर करती है और जाकर के अटैच किसके ऊपर हो जाती है, अब ये यहाँ पे क्या बोनी प्रोमिनेंस है, ज़ाइगोमेटिक आर्च. तो इट गेट अटैच ओवर द ज़ाइगोमेटिक आर्च. अच्छा, अब सबको पता है कि पैरेटिड के ऊपर क्या लाई कर रहा था, यहाँ पे क्या, कौन सी मसल थी, मैसेटर मसल थी. तो जो इपीमाइसियम ऑफ मैसेटर है और ये जो फेशिया है, ये दोनों जाकर के एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाती है और एक थिक फेशिया बनाती है जिसका नाम क्या है,
पैरिटिडोमेसेट्रिक फेशिया। ठीक है, क्या हुआ, नेक पे ऐसे कवर करके आई, मैस्टोइड प्रोसेस और एंगल ऑफ मैंडिबल के बीच में स्प्लिट कर गई, ग्लैंड को इनक्लोज की। जब ग्लैंड को ऊपर वाली इनक्लोज की तो उसके ऊपर मैसेटर था, तो मैसेटर का जो इपीमाइसियम है, जो आउटर कवरिंग है, उसके साथ ये लमाइना जाकर के फ्यूज करके एक थिकेंड फेशिया बनाएगा, जिसका नाम क्या है, पैरिटिडोमेसेट्रिक फेशिया। और फाइनली ये जाकर के कहाँ अटैच हो जाएगा, लोअर बॉर्डर ऑफ द ज़ाइगोमेटिक आर्च। वैसे ही जो डीप में गया है लमाइना, वो थिन था, वो फाइनली कहाँ जाएगा, वो ऊपर जाकर के दो प्रोसेस पे अटैच हो जाएगा। वन इज द टिम्पैनिक प्लेट ऑफ दी, अभी जाओगे डीएस तो ये सारे स्ट्रक्चर्स जो मैं बता रही हूँ, बोनी लैंडमार्क आप जाकर के उसमें स्कल में देखोगे। तो जब बेसालिस देखोगे तो टेम्पोरल बोन में आपको एक प्लेट मिलेगी, दैट इज कॉल्ड द टेम्पोरल टिम्पैनिक प्लेट। और स्टेलॉइड प्रोसेस अभी मैंने आपको बताया ही था, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। दिस deep lamina get attached over these two parts, that is tympanic plate and over the stelloid process, and in between the stelloid process and the angle of mandible, this deep lamina thicken to form the, क्या बनाता है, स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। तो सुपरफिशियल लमाइना मैसेटर के इपीमाइसियम के साथ फ्यूज करके पैरिटिडोमेसेट्रिक फेशिया बनाता है, और डीप लमाइना वो थिकेंड होकर के स्टेलॉइड प्रोसेस से एंगल ऑफ मैंडिबल के बीच में एक लिगामेंट बनाएगा, जिसका नाम क्या है, स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट द पैरेटिक कैप्सूल। और याद रखना है क्योंकि थिक लमाइना बहुत स्ट्रॉन्ग है, एडहेरेंट है, तो दैट्स वाई जो पेन होगा वो बहुत पेनफुल होगा। क्योंकि जब क्या होगा, पैरेटिक जब खाएगा तो सिक्रीशन प्रोड्यूस होगा, तो उसको बाहर क्या करेगा, कैप्सूल एकदम उसको कवर करके रखा हुआ है, तो दैट्स वाई क्या होगा, सीवियर पेन होगा पेशेंट। ये भी बताया मैंने आपको। नाउ द एक्सटर्नल फीचर, as I have told you already that parotid gland का जो शेप है वो है inverted pyramid की शेप का है। क्या है, it is in the shape of inverted pyramid, so it has an apex। apex कहाँ है, नीचे। inverted का मतलब ही है कि apex नीचे होगा, base ऊपर होगा, तो it has an apex which is directed downward, a base which is directed above। अगर इस साइड की parotid gland की देखो तो उसकी शेप ऐसे है, नीचे जाकर के apex बना दिया, ऊपर क्या है, बेस है। इट हैज गॉट 3 सरफेस, जो ये वाला सरफेस है जो यहाँ पे आएगा आपके स्किन के रिलेशन में, दैट इज कॉल्ड द सुपरफिशियल सरफेस, क्योंकि ये कहाँ है, बाहर की तरफ है, तो दिस इज द सुपरफिशियल सरफेस। एज वेल एज बाकी स्टेज इसकी पैक में, दोनों जो बाकी दो सरफेस है वो ऑब्लिकली रन कर रहा है और जहाँ तक आ रहा है स्टेलॉइड प्रोसेस के पास, तो दिस इज द कौन सा सरफेस होगा, एंटेरोमीडियल। और ये वाला क्या सरफेस होगा, पोस्टेरोमीडियल। तो इट हैज गॉट 3 सरफेस, अ सुपरफिशियल सरफेस, an anteromedial surface and a posterior surface। बॉर्डर क्या होगा, इस सुपरफिशियल सरफेस और इस एंटीरोमीडियल सरफेस के बीच में एंटीरियर बॉर्डर, इस सुपरफिशियल सरफेस और पोस्टेरोमीडियल सरफेस के बीच पोस्टीरियर बॉर्डर, और इन दोनों के जंक्शन पे मीडियल बॉर्डर। So that's why it has got 3 borders, 3 surface, apex and a base। Apex is directed downward, base is above। base को हम superior surface भी कहते हैं, ठीक है, base is also known as superior surface। So this is the apex, inverted pyramid की शेप में, जिसका apex नीचे है, base ऊपर है। और इसमें ये क्या दिखाया गया आपको, क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है पैरेटिक ग्लैंड का। तो ये आपको सुपरफिशियली दिख रहा है, सुपरफिशियल सरफेस, दिस इज एंटेरोमीडियल, दिस इज पोस्टीरियर। इन बिटवीन एंटेरोमीडियल एंड सुपरफिशियल एंटीरियर बॉर्डर, दिस इज पोस्टीरियर बॉर्डर। इन बिटवीन द एंटेरोमीडियल एंड पोस्टीरियर बॉर्डर, दिस इज द मीडियल बॉर्डर। So this is all about the surfaces and borders। अभी बता दी आपको, है ना। तो इसमें ये बेस होगा, ये एपेक्स होगा, ये जो सरफेस दिख रहा है सुपरफिशियल सरफेस। कट सेक्शन में आपको ये सारे सरफेसेस दिखेंगे। नाउ द रिलेशन, एपेक्स, एपेक्स अभी बताया था मैंने, किस चीज से नीचे में किस चीज से ओवरलाइन हो ओवरलैप्ड हो जाएगा, बाय द this apex, it is overlined by the posterior area of digastric, and this apex कहाँ तक आ जाएगा, कैरोटिड ट्रायंगल तक लाई करता है, ठीक है। दिस इज द बेस, बेस किस चीज से रिलेटेड होगा, एक्सटर्नल अकॉस्टिक मियाटस से और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट से, ठीक है। तो ये रिलेशन है कि बेस इज रिलेटेड विद एक्सटर्नल अकॉस्टिक मियाटस एंड टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। और जो ये बेस है ये कैसा है, एक कनकेव सरफेस है, इट इज अ कनकेव सरफेस विच इज रिलेटेड विद external acoustic meatus and temporomandibular joint. Apex is directly downward, overlapped by the posterior area of digastric and reaches up to the upper part of the carotid triangle. Surfaces, ये बाहर में जो ऊपर सरफेस दिख रहा है, ये कौन सा सरफेस हो गया,
सुपरफिशियल सरफेस। तो अब अगर क्रॉस सेक्शन में देखोगे तो दिस इज द सुपरफिशियल सरफेस, दिस इज द एंटेरोमीडियल सरफेस, दिस इज द पोस्टेरोमीडियल सरफेस, दिस इज द मीडियल बॉर्डर, दिस इज द एंटीरियर बॉर्डर, दिस इज द पोस्टीरियर बॉर्डर। तो दिस सुपरफिशियल सरफेस, सबसे ऊपर क्या होगा, स्किन आएगा, स्किन के डीप में क्या आएगा, सुपरफिशियल फेशिया होगा। इस सुपरफिशियल फेशिया में एक नर्व होती है दैट इज कॉल्ड ग्रेट ऑरिकुलर नर्व विच सप्लाई द पैराइटिड ग्लैंड। ठीक है, तो सुपरफिशियल फेशिया में ग्रेट ऑरिकुलर नर्व है। और कौन सी मसल है यहाँ पे सुपरफिशियल फेशिया में, तो नेक्स्ट एक्सटेंड होकर के यहाँ तक आती है, प्लैटिस्मा। तो द सुपरफिशियल फेशिया कंटेन ग्रेट ऑरिकुलर नर्व और क्या होगा आपका प्लैटिस्मा मसल होगी, और जो सुपरफिशियल ग्रुप ऑफ पैराइटिड लिम्फ नोड होता है जिसको हम प्री ऑरिकुलर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड भी कहते हैं, वो भी कहाँ लाई करता है, सुपरफिशियल फेशिया में होता है। तो दीज थ्री कंटेंट्स लाई इन द सुपरफिशियल फेशिया। उसके डीप पे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, वही पैराइटिड फेशिया जो अभी मैंने पढ़ा है, सुपरफिशियल लामाइना और पैराइटिड फेशिया। और उसके डीप में जाओगे तो आपको ग्लैंड मिलेगा, और ग्लैंड के अपर सुपरफिशियल पार्ट में इन्वेडेड होता है ये ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड ऑफ पैराइटिड। हाँ मुझे पता है, 10 मिनट्स का keep quiet, otherwise I leave the topic in between, क्योंकि यूजीसी आ रहे हैं तो खाली तो करना ही है। तो तुम अगर चुप रहोगे तो मैं पढ़ा पाऊंगी, नहीं चुप रहोगे तो तुम खुद से पढ़ लेना। और पैराइटिड ग्लैंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग में आपको आता है एग्जाम, इफ यू आर इंटरेस्टेड ओके, अदरवाइज तुम खुद पढ़ लेना। ठीक है, तो दिस सुपरफिशियल सरफेस इट इज रिलेटेड विद द स्किन, सुपरफिशियल फेशिया जिसमें तीन कंटेंट हो गया, फिर आपको इसका फेशिया आ जाएगा पैराइटिड फेशिया, और उसके बाद डीप ग्रुप ऑफ पैराइटिड लिम्फ। So these are the related on the superficial surface. Then this is the anteromedial surface. Anteromedial surface पे क्या होता है कि जो ये mandible है ना, mandible groove करती है over the anteromedial surface। तो क्या relation में आ जाएगा, posterior border of ramus of mandible along with the two muscle attached over the ramus of mandible, that is masseter और medial parietal। बाहर क्या था, masseter था, अंदर क्या था, medial parietal। ये दोनों related होगी। और आगे यहाँ पे जाओगे और इसके पीछे से यहाँ पे टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट भी, anterior part of temporomandibular joint is also related with this anteromedial surface as well as facial nerve। आपने पढ़ा होगा फेस पे फेशियल एक्सप्रेशन के मसल को सप्लाई करने के लिए फेशियल नर्व प्रेजेंट होती है, वो भी कहाँ से इमर्ज करती है, थ्रू दिस एंटेरोमीडियल बॉर्डर सरफेस। नाउ द पोस्टीरियर सरफेस। अच्छा, पोस्टीरियरली आपने देखा था कि दो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थे, एक मीडियली टेलॉइड प्रोसेस और एक मैस्टॉइड प्रोसेस। तो दोनों कहाँ इसके सरफेस से रिलेटेड होगा, both these are related with the posteromedial surface. This is the mastoid process along with the two muscles, the sternocleidomastoid muscle and the posterior belly of digestive. This is the styloid process along with the three muscles जिसका नाम अभी मैंने बताया था, styloglossus, stylopharyngeus and stylohyoid। इनके पीछे आपको एक्सटर्नल कैरोटिड और इंटरनल जुगुलर वेन मिलेगी, और द लास्ट फोर क्रेनियल नर्व दैट इज ग्लॉसोफेरेंजियल, और क्या होगी, वेगस होगी, एसेसरी होगी और हाइपोग्लॉसल नर्व। All these structures are related to this surface behind the parietic styloid process. So these are the relation on the posteromedial surface. यहाँ ये बॉर्डर क्या है, मीडियल बॉर्डर है, मीडियल बॉर्डर किससे रिलेटेड होगा, लेटरल वॉल ऑफ द pharynx से, और this is the anterior border and this is the posterior border. This is all the relationship of the parietic gland. खड़े हो जाओ इधर, जितने भी खड़े बैठे हुए हैं, लास्ट 1 2 3 4 5 रो, स्टैंड अप। मजाक बना करके रखा हुआ है तुम लोगों ने। आई सेड स्टैंड अप, समझ में नहीं आ रहा मेरी बात, खड़े हो जाओ, ऑल ऑफ यू स्टैंड अप। फर्स्ट रो बैठ जाओ। क्या जरूरत है आने का, क्यों डिस्टर्ब करते हो दूसरों को भी। नाउ द स्ट्रक्चर प्रेजेंट विद इन द पैराइटिड ग्लैंड। पैराइटिड ग्लैंड में देयर आर 3 structures situated within the parietic gland. These structures enter the gland and finally emerge through the gland. So what are the 3 structures from superficial to deep? These structures are, सबसे superficial plane में आपको क्या मिलेगा, फेशियल नर्व मिलेगा, उसके डीप में जाओगे तो आपको रेट्रोमैंडिबुलर वेन मिलेगा, उसके डीप में भी जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। These are the 3 structures which are present
within the substance of parotid gland from superficial to deep. तो फेशियल नर्व सबसे पहले, उसके बाद रेट्रोमैंडिबुलर वेन, और उसके भी डीप में आप जाओगे तो आपको एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी मिलेगी। तो सबसे पहले फेशियल नर्व। फेशियल नर्व सबको पता है सेवेंथ क्रेनियल नर्व है, स्कल से जब बाहर आती है थ्रू द स्टाइलोमैस्टॉइड फोरामेन, तो ये फॉरवर्ड और डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड मूव करती है, और ये पियर्स करती है पैरोटिड ग्लैंड को। कहाँ से? फ्रॉम इट्स पोस्टेरोमीडियल सरफेस। अभी बताया था ना, पोस्टेरोमीडियल सरफेस, वो बाहर निकलती है एंटेरोमीडियल से। घुसती कहाँ से है? इट एंटर थ्रू द पोस्टीरियर मीडियल सरफेस ऑन इट्स अपर पार्ट। पोस्टेरोमीडियल सरफेस के अपर पार्ट के ग्लैंड में this nerve enter and it divided into the two trunks. One trunk is known as temporofacial trunk and the another is known as cervicofacial trunk. This temporofacial trunk again divide हो जाता है, temporal branch दे देता है और zygomatic branch देता है। जो दूसरा trunk है cervicofacial branch, वो डिवाइड हो जाता है बक्कल में, जो कि फाइनली डिवाइड होती है अपर बक्कल, लोअर बक्कल, देन मार्जिनल मैंडिबुलर, और नेक में चली जाती है एक ब्रांच जिसको हम सर्वाइकल ब्रांच कहते हैं। और फाइनली ये सारी नर्व एंटर करके इमर्ज कहाँ से होती है? बाहर फेस में, थ्रू द एंटेरोमीडियल सरफेस। और जब ये फेस पे आके अपेयर होती है थ्रू इट्स एंटीरियर बॉर्डर, तो इट गिव्स अपीयरेंस लाइक अ गूस फीट, एंड देयर इस पैटर्न को हम पेस एंसेरेनिकस कहते हैं। क्या कहते हैं? पेस एंसेरेनिकस। दिस पैटर्न ऑफ द इमर्जेंस, और ये इमर्ज करके क्या करती है? जितनी भी फेशियल एक्सप्रेशन की मसल्स हैं उनको सप्लाई करती है। ठीक है, तो एंटर की कहाँ से? पोस्टेरोमीडियल सरफेस के अपर पार्ट से। फाइनली दो ट्रंक में डिवाइड की, अपर ट्रंक टेम्पोरोफेशियल और नीचे वाला सर्वाइकोफेशियल। ऊपर वाली टेम्पोरल और आपकी ज़ाइगोमेटिक में डिवाइड हो गई, नीचे वाली बक्कल, मार्जिनल मैंडिबुलर और सर्वाइकल। बक्कल अगेन डिवाइड हो गई, अपर बक्कल, लोअर बक्कल, और ये दोनों जो बक्कल होती है ना, बीच में पैरोटिड डक्ट होता है, एक ब्रांच ऊपर जाती है और लोअर बक्कल नीचे जाती है। तो सेकेंड स्ट्रक्चर क्या है? रेट्रोमैंडिबुलर। रेट्रोमैंडिबुलर आपने फेस में पहले भी पढ़ा होगा कि रेट्रोमैंडिबुलर कहाँ एंटर करती है ग्लैंड को? कौन सी वेन? सुपरफिशियल टेम्पोरल और मैक्सिलरी। और ये जो ट्रांसवर्स फेशियल है, इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन। बोथ दीज वेन ज्वाइन टू फॉर्म द रेट्रोमैंडिबुलर वेन विदिन द सब्सटेंस ऑफ पैरोटिड ग्लैंड. It again divided into two parts, an anterior division and a posterior division. Anterior division joined with the facial vein to form the common facial vein, and the posterior division joined with the posterior auricular vein to form the external jugular vein. और ये नीचे apex से ये बाहर निकलती है. So this is the vein which is present deep to the facial nerve. The third one is the artery. Artery भी कहाँ से enter करती है? This external carotid artery enter the gland through the posteromedial surface on its lower part. Upper part से क्या enter की थी? Superficial plane में facial nerve. Lower part से क्या enter की? External carotid artery, but lower part में, और ये deeper plane में enter की. When it enters, it runs upward and forward at the angle of जो level of neck of mandible के level पे ये जाकर के दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है. One is called maxillary artery and one is called the superficial temporal artery. और इस superficial temporal artery एक ब्रांच देती है transverse facial artery which also come out from the anterior border of the gland. तो ये सबसे डीप प्लेन में है. ठीक है, तो अब जो स्ट्रक्चर्स मैंने अभी बताया, इन सबकी ब्रांच कहाँ होगी? एंटर तो की, अब ये ब्रांचेस बाहर इमर्ज करेगी. तो एपेक्स से क्या इमर्ज करता है, क्या बाहर निकलता है? एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन और सर्वाइकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, ये इसके एपेक्स से बाहर निकलती है. ठीक है, सर्वाइकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व एंड एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन. बेस से क्या इमर्ज करती है? सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल्स एंड ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व, ये इसके बेस से इमर्ज करेगी. एंटीरियर बॉर्डर से क्या इमर्ज करेगी? जो ब्रांचेस थी फेशियल नर्व की, क्या क्या थी? टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, ज़ाइगोमेटिक ब्रांच, अपर बक्कल, लोअर बक्कल एंड मार्जिनल मैंडिबुलर. अपार्ट फ्रॉम इट, अभी मैंने बताया था सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी की एक ब्रांच, दैट इज सुपर ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी. और क्या होगा? इन दोनों बक्कल के बीच में पैरोटिड डक्ट. ये सारे स्ट्रक्चर कहाँ से इमर्ज करते हैं? फ्रॉम द एंटीरियर बॉर्डर. और पोस्टीरियर बॉर्डर से क्या इमर्ज करेंगे? पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व एंड वेसल. ठीक है, तो दीज आर ऑल द स्ट्रक्चर व्हिच इमर्ज फ्रॉम द पैरोटिड ग्लैंड. अब नाउ जो ये फेशियल नर्व जिस प्लेन में प्रेजेंट था, है ना, जिस प्लेन में फेशियल नर्व प्रेजेंट था, वो प्लेन है जो which divide the parotid gland into two lobes. A lobe which is present anterior to the main trunk of facial nerve or the branches of facial nerve, that is larger part of the parotid gland and it is called the superficial lobe. और जो छोटा पार्ट है वो अंदर की तरफ होता है, इसको deep lobe. So this is the plane through which the branch of facial nerve enters
and it divides the parotid gland into a superficial lobe and a deep lobe, and these two lobes are connected by a glandular tissue जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टमक। तो कभी भी सर्जन को अगर पैरोटिडेक्टमी करना है, पैरोटिड ग्लैंड को रिमूव करना है, तो वो किस प्लेन के थ्रू जाएगा, इसी प्लेन को थ्रू जाएगा। दैट प्लेन इज नोन एज, पैटिस इज अ साइंटिस्ट जो डिस्कवर किया था, तो दैट्स व्हाई इस प्लेन का नाम क्या है, पैटिस फेशियोवेनस प्लेन। ठीक है, क्योंकि ये फेशियल नर्व अकेले नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा रेट्रोमैंडिबुलर वेन भी आती है, तो दैट्स व्हाई द नेम ऑफ दिस प्लेन इज विच इज इन बिटवीन द सुपरफिशियल एंड द डीप लोब। सुपरफिशियल बड़ा है, डीप लोब छोटा है। अब नाउ द duct of the parotid gland, the duct of the parotid gland is a thick tubomuscular tube है। ठीक है, म्यूकोमस्कुलर ट्यूब है, थिक वॉल्ड है, इसकी लेंथ जो होती है वो 5 सेंटीमीटर होती है। द लेंथ ऑफ द पैरोटिड डक्ट इज 5 सेंटीमीटर, और ये कहाँ से इमर्ज करता है, अपर पार्ट ऑफ द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड इन बिटवीन द अपर बक्कल एंड लोअर बक्कल। अब आफ्टर इट इमर्जेंस फाइनली कहाँ ओपन करता है, वेस्टिब्यूल ऑफ माउथ में ओपन करेगा, अपोजिट द क्राउन ऑफ अपर सेकेंड मोलर टूथ। कहाँ ओपन करता है, अपोजिट द क्राउन ऑफ अपर सेकेंड मोलर टूथ विदिन द वेस्टिब्यूल ऑफ माउथ। अब ना ये पैरोटिड डक्ट जो है ना, इसका जो कोर्स है ना वो स्ट्रेट नहीं है। आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लैंड, फर्स्ट इट रन ओवर द मैसेटर मसल। कहाँ रन कर रहा है, इट रन ओवर द मैसेटर मसल एट द एंटीरियर बॉर्डर, जहाँ पे एंटीरियर बॉर्डर मैसेटर खत्म हो गई, इट विल टर्न अ, पहले तो ये ऐसे चल रही थी, अब क्या करेगी, 90 डिग्री मीडियली मूव कर गई। कहाँ मूव कर गई, अंदर की तरफ, 90 डिग्री इनवर्ड मूव कर गई, और यहाँ इनवर्ड मूव करके ये क्या करेगी, इट विल पियर्स द बक्कल पैड ऑफ फैट, फिर बक्कोफेरेंजियल फेशिया को और बक्सिनेटर मसल को, इन तीनों स्ट्रक्चर को पियर्स करेगी, और पियर्स करने के बाद ये अगेन पहले ऐसे स्ट्रेट थी, अंदर गई, फिर टर्न लेगी, और फिर स्ट्रेट मूव करेगी अप टू 1 सेंटीमीटर बिटवीन, किसके बीच में, बक्सिनेटर के बीच में और जो माउथ का म्यूकस मेम्ब्रेन है उनके बीच में। 1 सेंटीमीटर रन कर करके स्ट्रेट, इट अगेन टर्न मीडियली एंड pierces the mucosa of the mouth and opens in the vestibule of mouth opposite second upper, है ना, crown of second molar tooth। ठीक है, अब इसका एज द डक्ट का जो ये है कोर्स है वो क्या है, बहुत ज्यादा टर्न के तरह है, तो इसीलिए कभी अगर स्ट्रक्चर है पैरोटिड डक्ट में, या कभी स्टोन का फॉर्मेशन हो गया पैरोटिड ग्लैंड में और डक्ट में, तो प्रोबिंग इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज द कोर्स इज नॉट स्ट्रेट। और अगर हमको विजुअलाइजेशन करना है पैरोटिड डक्ट को, तो देयर इज अ प्रोसीजर नोन एज पैरोटिड स्टाइलोग्राफी। ये एक्सरे है जिसमें आप पैरोटिड ग्लैंड को विजुअलाइज कर सकते हो और पैरोटिड डक्ट को विजुअलाइज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड पैरोटिड स्टाइलोग्राफी। अच्छा, अगर पैरोटिड ग्लैंड को हमें ये करना होगा, स्टील करना होगा, तो कैसे करोगे, स्टिच को क्लिंच करोगे, स्टिच क्लिंच करने से क्या होगा, मैसेटर आपका स्ट्रॉन्ग ये हो गया, टेंस हो गया। अब इस टेंस मैसेटर पे ज़ैगोमेटिक आर्च के 1 फिंगर बीनीथ आप फील करोगे तो आपका पैरोटिड डक्ट नॉट अप एंड डाउन। So this is how you can feel the parotid gland. Now the blood supply parotid gland की कहाँ से होती है, external carotid artery and superficial temporal artery. Venous vein is retromandibular vein and external jugular vein. Retromandibular external jugular vein और उधर external carotid artery and superficial temporal artery. Lymphatic drainage कहाँ होगा, अभी मैंने आपको बताया था, superficial fascia में सुपरफिशियल ग्रुप ऑफ पैरोटिड लिम्फ नोड है, और ग्लैंड के विदिन में क्या है, डीप ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड है, पैरोटिड लिम्फ नोड। ये दोनों लिम्फ नोड कहाँ जाके ड्रेन कर जाते हैं, जो नेक्स्ट की लिम्फ नोड है दैट इज डीप सर्वाइकल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड में, यहाँ ड्रेन कर जाते हैं, और इसके थ्रू लिम्फ नोड लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है आपका पैरोटिड ग्लैंड। नाउ द इम्पोर्टेंट इज द नर्व सप्लाई। 3 तरह की नर्व सप्लाई है पैरोटिड ग्लैंड की, वन इज नोन एज पैरासिम्पैथेटिक, वन इज नोन एज सिम्पैथेटिक, and the third one is known as sensory fiber। ठीक है, तो parasympathetic होती है that is secretomotor। क्या होती है, secretomotor। secretomotor होती है तो क्या करेगी, salivation प्रोड्यूस करेगी, watery secretion प्रोड्यूस करेगी। sympathetic है तो ये क्या करती है, ये vasomotor होती है, और ये क्या करेगी, आपका जो क्या करेगी, ये sweat gland को और blood vessels को रेगुलेट करती है, जो आपका स्वेटिंग होगा वो किससे होगा, दैट इज सिम्पैथेटिक फाइबर। और थर्ड पे टच टेम्परेचर वो किसके थ्रू होगा, सेंसरी फाइबर। तो ऑल दीज 3, शर्म तो आता नहीं है तुम लोगों को, नहीं,
करना क्या है। अरे तुम दूसरों की इंसल्ट नहीं करती, तुम अपनी इंसल्ट कर रहे हो, अपने मम्मी पापा की इंसल्ट कर रहे हो। जिन्होंने तुम्हें इतना एफर्ट देके यहाँ भेजा, खड़े रहो बातें करो, अच्छी बात है। ठीक है, तो 3 तरह के फाइबर हो गए, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक एंड सेंसरी। सिक्रीटोमोटर, वैसोमोटर और ये सेंसरी सप्लाई कर रहा है। दिस सेंसरी इज थ्रू द ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व एंड जो सुपरफिशियल सिस्टम में कौन सी नर्व थी, ग्रेट ऑरिकुलर, दैट इज C2 एंड C3। वो क्या रेगुलेट करेगा आपका सेंसरी सप्लाई। पैरासिम्पैथेटिक जो होता है पैरेटिक ग्लैंड की, मतलब पूरे हेड एंड नेक में 4 पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियाज होते हैं। ठीक है, उनमें से एक होता है ओटिक गैंग्लिया व्हिच रेगुलेट्स द नर्व सप्लाई ऑफ पैरेटिक ग्लैंड। तो अभी उसका आपको समझ में नहीं आएगा, बट ये मैं फ्लो बता देती हूँ। जो सिम्पैथेटिक फाइबर है, तो गैंग्लिया से पहले जो होगा वो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर होगा, गैंग्लिया के बाद जो होगा पोस्ट गैंग्लियोनिक। तो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर अराइव कहाँ से करते हैं, इंटीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है, मेडुला में प्रेजेंट होता है। वहाँ से फाइबर निकलती है कौन सी, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, दैट इज द 9th cranial नर्व। उसके बाद टिम्पैनिक नर्व में जाएगी, इट इज आल्सो नोन एज जैकोब्सन नर्व। वहाँ से टिम्पैनिक प्लेक्सस, टिम्पैनिक प्लेक्सस से आपका लेसर पेट्रोसल नर्व, वहाँ से वो ओटिक गैंग्लिया में जाकर रिले करेगा। ओटिक गैंग्लिया के बाद पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर अराइव करेगी, वी जॉइन द ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व एंड फाइनली सप्लाई द पैरेटिक ग्लैंड। वैसे ही सिम्पैथेटिक का भी प्री गैंग्लियोनिक, पोस्ट गैंग्लियोनिक होगा। प्री गैंग्लियोनिक कहाँ से अराइव करता है, लेटरल और सेल ऑफ T1 सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो T1 स्पाइनल नर्व जाएगा, फिर सिम्पैथेटिक चेन जाएगा, तो निकलेगा तो थोरैसिक सिम्पैथेटिक चेन में होगा, फिर सर्वाइकल में जाएगा और फाइनली जाकर के कहाँ रिले करेगा। सर्वाइकल गैंग्लिया पड़ा होगा ना, 3 होते हैं, तो मिडल एंड इंटीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया, तो सुपीरियर में जाकर रिले करता है। वहाँ से जो फाइबर्स निकलते हैं वो बनाते हैं प्लेक्सस अराउंड द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड द मिडल मेनिंजियल आर्टरी। मिडल मेनिंजियल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की टर्मिनल ब्रांच है मैक्सिलरी आर्टरी, उस मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है मिडल मेनिंजियल आर्टरी। इसके अराउंड प्लेक्सस बनाएगा, फिर वो ज्वाइन करेगा ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व से और हैंड सप्लाई द सिम्पैथेटिक फाइबर। तो दिस इज, ये आपका पैरासिम्पैथेटिक फ्लो है और दिस इज द सिम्पैथेटिक फ्लो है। तो दिस इज हाउ सप्लाइज द पैरासिम्पैथेटिक। सिक्रीटोमोटर है, वैसोमोटर है ये, और ये सेंसरी। A very important applied related to the thyroid gland। तो अलग से भी आपसे पूछा जाता है व्हाट इज प्रेस सिंड्रोम। प्रेस सिंड्रोम में क्या होता है कि आज आपका थायराइड ग्लैंड बहुत सुपरफिशियल है, तो एक्सटर्नल इंजुरी की चांसेस बहुत है ना। तो कभी भी थायराइड ग्लैंड को अगर इंजुरी होगा तो क्या होगा, सुपरफिशियली कौन सी नर्व है, ग्रेट ऑरिकुलर नर्व है और ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व, इनका क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। फिर जब इनका रीजनरेशन होता है तो जो ऑरिकुलोटेम्पोरल के फाइबर है ना, वो क्या करते हैं, ग्रेट ऑरिकुलर में जाकर के ज्वाइन करते हैं। क्या करते हैं, एट द टाइम ऑफ रीजनरेशन, रीजनरेशन जो होता है ना, तो वो सेम शीट में होते हैं, तो फाइबर ऑफ ऑरिकुलोटेम्पोरल वो किसके साथ ज्वाइन कर जाएंगे। देखो पहला वाले में पैरासिम्पैथेटिक अपना रन कर रहा है, सैलिवेशन प्रोड्यूस कर रहा है, सिम्पैथेटिक अपना रन कर रहा है, स्वेटिंग एंड वैसोडाइलेशन कर रहा है, क्योंकि ये वैसोमोटर है और ये सिक्रीटोमोटर है, तो ये सैलिवेशन प्रोड्यूस कर रहा है और ये स्वेटिंग एंड वैसोडाइलेशन प्रोड्यूस कर रहा है। बट अगर कभी डैमेज हो गया तो रीजनरेशन के टाइम में पैरासिम्पैथेटिक क्या किया, इसके साथ फ्यूज कर गया, तो अब पैरासिम्पैथेटिक जब भी वो पेशेंट खाना खाएगा तो सलाइवेशन होने की जगह पे क्या होगा, स्वेटिंग। तो ये जो एरिया है पैरेटिक ग्लैंड का एरिया, ये वैसोडाइलेटेशन की वजह से रेड हो जाएगा, हॉट होगा और पेनफुल होगा, है ना। और साथ साथ क्या होगा, सिक्रीशन, या इस एरिया पूरे एरिया में स्वेटिंग प्रोड्यूस होगी एंड दिस सिंड्रोम इज नोन एज, जिसमें पैरेटिक के रीजन में, और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व का ग्रेट ऑरिकुलर के साथ एट द टाइम ऑफ रीजनरेशन फ्यूजन हो जा रहा है, तो जिसकी वजह से अब जो उसका काम था सलाइवेशन, वो उसकी जगह पे वो क्या ज्यादा कर रहा है कि स्वेटिंग कॉज कर रहा है, क्योंकि स्वेट ग्लैंड को और ब्लड वेसल्स को अब रेगुलेट कर रहा है, तो स्वेटिंग और वैसोडाइलेटेशन कर रहा है। वैसोडाइलेटेशन की वजह से क्या होगा, रेडनेस होगा, है ना, हॉट होगा, पेन होगा, ठीक है। द सेकेंड इज मम्स, अभी बताया था मम्स, सबको बता दिया मैंने। मम्स क्या है कि अगर पैरेटिक ग्लैंड में इन्फेक्शन हो रहा है ड्यू टू द विच वायरस, मिक्सो वायरस और द मम्स वायरस, तो क्या होगा, फर्स्ट का एक्युमुलेशन होगा, तो पेशेंट को पेन होगा क्योंकि सिक्रीशन बाहर नहीं निकल रहा है, तो ड्यू टू अनहील्डिंग नेचर ऑफ दी कैप्सूल इट विल लीड टू
अ पेनफुल कंडीशन। साथ में पेशेंट को फीवर भी होता है, यूजुअली 15 ईयर्स से कम के बच्चों में देखने मिलता है। और पेन जो होगा ना खाने के टाइम में, क्योंकि क्या होगा, सलाइवेशन होगा तो पेन एग्जैजरेट हो जाएगा, और जब खाना खा लेगा तो सलाइवेशन जब कंप्लीट हो गया है, एक्सक्रीशन बाहर निकल गया है, तो क्या होगा, पेन सबसाइड हो जाएगा। पैरेटिक एब्सेस का क्या होता है कि पैरेटिक ग्लैंड में एब्सेस फॉर्मेशन हो गया ड्यू टू द इंफेक्शन ऑफ द ओरल कैविटी। तो ये पैरेटिक एब्सेस ग्लैंड को इन्वॉल्व करेगा, या तो अंदर की तरफ एक्सटेंड करेगा तो कहाँ जाएगा, मीडियली लेटरल वॉल ऑफ द फेरिंक्स का, जिसको हम पाराफेरिंजियल स्पेस तक एक्सटेंड कर जाता है। और बाहर अगर एक्सटेंड करेगा तो क्या करेगा, चीक में रप्चर कर करके यहाँ पे बना देगा, ओपनिंग बना देगा, या तो एक्सटर्नल अकॉस्टिक नेजल ईयर को भी इन्फेक्ट कर देता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको क्या करोगे, ड्रेन करना होगा। तो ड्रेन करने की जो मेथड है उसको हिल्टन्स मेथड कहते हैं। तो हिल्टन्स मेथड में हम स्किन में इंसिजन देते हैं ईयर लोब्यूल के पैरेलल, है ना। बट जब हम कैप्सूल को पियर्स करेंगे टू ड्रेन द तो उसमें क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल इन्फेक्शन देंगे। क्यों हॉरिजॉन्टल देंगे, तो अगर वर्टिकल देंगे तो क्या होगा, फेशियल नर्व का डैमेज हो जाएगा, है ना। नर्व कैसे रन करिए, ऐसे रन करिए, तो इसीलिए उसी डायरेक्शन में आप, ठीक है। तो स्किन में तो आप वर्टिकल दे रहे हो, बट जो शीट है, कैप्सूल है, उसमें आप हॉरिजॉन्टल दे रहे हो, अदरवाइज नर्व का डैमेज हो सकता है, ठीक है। प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा क्या होता है, एक स्लो ग्रोइंग बेनाइन ट्यूमर है पैरेटिक ग्लैंड का। जितने भी सैलिवरी ग्लैंड में ट्यूमर होते हैं उसमें 80% पैरेटिक ग्लैंड को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। बट अगर ये बहुत दिन तक रहे तो इट विल चेंज इनटू अ मैलिग्नेंट कंडीशन, ठीक है। और इसको मिक्स इसमें कह रहे हैं कि जब अगर इसका हिस्टोलॉजिकल इमेज देखोगे तो इसमें आपको हर तरह का टिश्यू मिलेगा, एपिथेलियल भी मिलेगा, मसल्स भी मिलेंगी, कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज मिक्स्ड पैरेटिक ट्यूमर और द प्लियोमॉर्फिक भी, मतलब क्योंकि मल्टीपल कंटेंट है इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। और पैरेटेक्टमी क्या है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द पैरेटिक ग्लैंड। तो कार्सिनोमा होगा तो क्या करोगे, रिमूव करोगे। तो पार्शियल, अगर सिर्फ सुपरफिशियल लोब को रिमूव कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल पैरेटेक्टमी। और अगर दोनों लोब को या डीप लोब को कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं आप, तो दोनों को रिमूव करेंगे या डीप को रिमूव करेंगे तो टोटल, और अगर सिर्फ सुपरफिशियल को रिमूव करेंगे तो पार्शियल। और इंसिजन कैसे देंगे, पहले तो ईयर लोब्यूल के अराउंड और फिर नेक के